हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है आउटबैक। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। एक कपल ऑस्ट्रेलिया के ऐसे इलाके में खो जाता है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान है। ऐसी ही मजेदार स्टोरीज देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मूवी की स्टोरी देखते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक अमेरिकन कपल को। लड़की का नाम है लीसा और लड़के का नाम है वेड। ये दोनों जून 2015 में ऑस्ट्रेलिया आए हैं एक बीच साइड वैकेशन मनाने। ये दोनों घर से तो काफी खुश होकर निकले थे, लेकिन प्लेन में कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से वेड का मूड ऑफ है। हुआ ये था कि वेड ने लीसा को प्रपोज किया और लीसा ने उसे मना कर दिया। लीसा ने उसे मना इसीलिए किया क्योंकि ये 2 हफ्ते बाद आर्मी में ज्वाइन होने वाला है और ये दोनों इसीलिए इस वैकेशन पर आए हैं। लीसा वेड के साथ रिलेशनशिप में तो रहना चाहती थी, लेकिन मैरिज करने के लिए वो श्योर नहीं थी। वो अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पा रही। वेड काफी निराश था क्योंकि लीसा ने उसे मना कर दिया और वेड लीसा से जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। वेड एक कार को रेंट पर लेता है और वो दोनों अपना वैकेशन स्टार्ट करते हैं। वेड ने सब कुछ प्लान किया हुआ था कि उन्हें कहां कहां पर जाना है और किस रास्ते जाना है। वेड ने अपने फोन में सारे मैप्स डाउनलोड किए हुए थे और वो दोनों जीपीएस के सहारे आगे बढ़ रहे थे। वो दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं और लीसा स्विमिंग करने के लिए काफी एक्साइटेड थी, लेकिन वेड स्विमिंग करने से मना कर देता है क्योंकि वेड के लिए अपना सारा वैकेशन बस सिर्फ फॉर्मेलिटी है और वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करके जल्दी से वापस जाना चाहता था। लीसा वेड से कहती है कि एक साथ टाइम बिताने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं, तो हमें हमारा टाइम अच्छे से बिताना चाहिए। वेड भी उसकी बात से सहमत हो गया और वो उसके साथ स्विमिंग करने चला जाता है। वो दोनों पानी में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। तभी अचानक एक जेलीफिश वेड को स्टिंग कर देती है। वो दोनों जल्दी से पानी से बाहर निकल जाते हैं। वेड जल्दी से अपना पैर चेक करता है, तब उसके पैर की हालत खराब हो चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से ही चल पा रहा था, लेकिन वेड इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वो सोचता है कि ये ठीक हो जाएगा। वो दोनों रात अपनी कार में बिताते हैं। लीसा वेड से कहती है कि उन्हें एयर्स रॉक पर जाना चाहिए, लेकिन वेड उसे मना कर देता है क्योंकि वो सब कुछ प्लान करके आया है ताकि उन दोनों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो अचानक अपना प्लान चेंज करना नहीं चाहता। लेकिन लीसा को वो जगह काफी पसंद है, इसीलिए वो वेड से कहती है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं तो उस जगह पर भी जाएंगे। लीसा के जिद करने पर वेड भी मान जाता है। वो जीपीएस में एयर्स रॉक का रास्ता निकालता है और ये रास्ता वेड के लिए काफी खतरनाक होने वाला था क्योंकि उसे पूरे 32 घंटे ड्राइव करना होगा और ऊपर से उसके पैर की हालत भी ठीक नहीं, लेकिन लीसा के लिए ये कुछ भी करेगा। वो दोनों उस रास्ते आगे बढ़ते हैं और आउटबैक एरिया में पहुंचते ही उन दोनों के फोन के सिग्नल्स भी चले जाते हैं और वेड ये बात पहले से जानता था। वेड ने इस जगह के लिए कुछ रूट्स बनाए हैं कि वो कोई भी शॉर्टकट नहीं लेगा। वो जीपीएस के रूट पर ही चलेंगे और रास्ते में जो भी टाउन आएगा वहाँ से ये फोन का यूज करेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते रात हो जाती है और रात को वो दोनों रुकते हैं एक मोटेल पर। फिर सुबह होते ही वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वो दोनों पूरी तरह जीपीएस पर निर्भर थे। खैर, इतनी ड्राइव करने के बाद वो दोनों अपनी मंजिल के थोड़ा पास आ चुके थे। इतने में ही उनका जीपीएस रीराउटिंग कर देता है। दरअसल जीपीएस ऐसा इसीलिए करता है जब उसे कोई शॉर्टकट मिलता है, लेकिन वेड तो कोई भी शॉर्टकट नहीं लेने वाला। लेकिन वेड को ये पता नहीं चलता कि जीपीएस रीरूट हो चुका है और वो उसी के रास्ते आगे बढ़ता रहता है और उसी वजह से वो दोनों एक कच्चे रास्ते पहुंच गए थे। फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन आगे जाकर वो रास्ता और भी छोटा हो रहा था। वो दोनों उसी छोटे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। वो दोनों काफी आगे बढ़ गए थे, तब जीपीएस उन्हें यू टर्न लेने के लिए कहता है और यहाँ पर वेड को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हो गई। वो कार को रोक देता है। अब जाकर वो चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि जीपीएस रीरूट हो चुका था, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। इतना दूर आने के बाद अब वो वापस भी नहीं जा सकते। वो दोनों उसी रास्ते आगे बढ़ते रहते हैं। वो दोनों थोड़ा आगे बढ़े ही थे, तभी जीपीएस फिर से रीरूट हो जाता है। यहाँ पर भी वेड सब्र करके फिर से जीपीएस के रास्ते ही आगे बढ़ता रहता है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते वो फिर से रीरूट हो जाता है और यहाँ पर वेड भी फ्रस्ट्रेट हो गया। वो कार से निकलकर आसपास
पास चेक करता है लेकिन चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था और अब वेड उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने वाला क्योंकि ऐसे तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा। वेड ये डिसाइड करता है कि वो सामने वाले पहाड़ पर जाएंगे और वहाँ से आसपास देखेंगे, शायद उन्हें कोई टाउन या रोड दिख जाए। वो कार को तो साथ नहीं ले जा सकते, इसीलिए वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं। उस पहाड़ पर पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो जाती है। वो दोनों वहाँ से चारों तरफ देखते हैं लेकिन वहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान ही था। उन दोनों का इतनी दूर आना बेकार जाता है। वो दोनों वापस अपनी कार की तरफ जाने लगते हैं लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो रेगिस्तान चारों तरफ से एक जैसा लग रहा था और वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। फिर भी वेड आगे बढ़ता रहता है जबकि उसके पैर की हालत काफी ज्यादा खराब है। थोड़ा आगे बढ़ते ही वो थक जाता है और उसे बैठना पड़ता है क्योंकि अब उसका पैर जवाब दे चुका। लीसा जल्दी से वेड को पानी पिलाती है और यहाँ उन दोनों का पानी भी खत्म हो गया और इनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। उस जगह का टेम्परेचर भी कम हो गया और उन दोनों को ठंड लगने लगी लेकिन उनके पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं थे। वो दोनों एकदम ही लाचार थे। उन दोनों को ये भी डर था कि कहीं उनके पास कोई सांप, बिच्छू या कोई भेड़िया ना आ जाए, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। वो दोनों वहीं पर रात बिताते हैं। अगली सुबह जब लीसा उठती है तब वो देखती है कि वेड उठ नहीं पा रहा, उसका पैर अकड़ चुका था। फिर भी वो किसी तरह उसको उठाती है और वो देखती है तो उसके पैर की हालत एकदम ही खराब हो चुकी थी। वेड को मेडिकल केयर की जरूरत थी, इसीलिए उन्हें जल्दी से कार तक पहुंचना था। वो दोनों सूरज के अंदाजे आगे बढ़ते रहते हैं और ऐसे इलाके में उन्हें चलना ही होगा। अगर वो रुके तो उनका मरना तय था। ऐसे ही चलते चलते उन्हें फिर से रात हो जाती है लेकिन वो दोनों कार तक नहीं पहुंचे। उनके पैर तो चलना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी वो दोनों किसी तरह उन्हें चला रहे थे। आज पूरे दिन उन दोनों ने पानी तक नहीं पिया। थक हार कर वो वहीं पर सो जाते हैं लेकिन आज की रात किस्मत उनके साथ नहीं थी। एक बिच्छू लीसा के कपड़ों में घुस जाता है। अगली सुबह वेड पहले उठता है और वो लीसा को जगाता है लेकिन लीसा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। वेड देखता है कि लीसा के चेहरे का रंग बदल चुका था और उसके मुंह से कुछ निकल रहा था। वेड लीसा को जगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो आंख नहीं खोलती और यहाँ पर वेड एकदम ही पागल हो जाता है। वो अपने पैर का दर्द एकदम ही भूल गया था और वो लीसा को उठाकर आगे बढ़ने लगता है लेकिन वो अपना बैग वहीं पर भूल गया। उसके पैरों में हिम्मत नहीं थी लेकिन फिर भी वो लीसा को बचाना चाहता था। किसी भी तरह वो लीसा को कार तक ले जाना चाहता था लेकिन ऐसे ही चलते चलते एक जगह पर उसके पैर जवाब दे जाते हैं। वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो एकदम ही जाग जाता है। वो एक प्लेन था और वो वहाँ से जा रहा था। वेड उसे सिग्नल्स देने की कोशिश करता है लेकिन ऐसे रेगिस्तान में वो पायलट वेड को कैसे नोटिस करता और वो प्लेन वहाँ से चला जाता है। और इस बार वेड दिमाग लगाता है और वहाँ पर SOS लिख देता है ताकि अगली बार कोई प्लेन वहाँ से गुजरे तो उन्हें देख पाए। वेड को पानी पिए हुए भी 2 दिन बीत चुके थे और अपना यूरिन पीने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था लेकिन यूरिन कलेक्ट करने के लिए भी उसके पास कुछ भी नहीं था। तब वो एक डिसीजन लेता है और लीसा को वहाँ पर छोड़कर वापस जाता है अपनी बैग लेने के लिए क्योंकि उसके अंदर उनकी पानी की बोतल थी। लेकिन इस बार वो समझदारी दिखाता है। वो एक लकड़ी से लाइन खींचते हुए वापस जाता है ताकि वेड वापसी का रास्ता ना भूले। खैर वो वहाँ से चला जाता है। तभी लीसा को होश आ जाता है। लीसा अपना शोल्डर चेक करती है तो बिच्छू ने उसे काट रखा था और लीसा का वो हाथ काम नहीं कर रहा था। वो वेड को काफी आवाज लगाती है लेकिन वेड वहाँ पर नहीं था। वेड चलते चलते वापस अपनी बैग तक पहुँच चुका था। वो अपनी पानी की बोतल निकालता है और जान बचाने के लिए अपना यूरिन कलेक्ट करके उसे पी लेता है। वो वहाँ से लाइन के सहारे लीसा के पास वापस जा रहा था और इधर लीसा को भेड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। रात हो गई थी और वेड वहाँ पर पहुँच चुका था लेकिन लीसा को वहाँ पर ना पाकर वो एकदम ही पागल हो चुका था। वो लीसा का नाम लेकर काफी चिल्लाता है और लीसा भी उसकी आवाज सुन लेती है लेकिन लीसा ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर आवाज कहाँ से आ रही है। वो दोनों ही एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं लेकिन थक हार कर वो सो जाते हैं। खैर अगली सुबह जब लीसा की आंख खुलती है तो वो एकदम ही डिहाइड्रेट हो चुकी थी। उसे पानी
पिए 3 दिन हो चुके थे और यहाँ पर वेड का भी दिमाग खराब होता जा रहा था, लेकिन वो हार नहीं मान रहा। वो चलता रहता है और एक छोटी सड़क तक पहुँच जाता है, लेकिन अब उसे ये डिसाइड करना था कि उसे किस तरफ जाना है। वो एक डायरेक्शन चुनता है और उसी रास्ते आगे बढ़ने लगता है और उसका नसीब अच्छा था, इसीलिए वो रास्ता एकदम ही सही था और वो अपनी कार तक पहुँच जाता है। वो सबसे पहले कार में खाना और पानी ढूंढता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक लाइटर के। फिर वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार भी स्टार्ट नहीं हो रही। कार की बैटरी डेड हो चुकी थी क्योंकि वेड लाइट्स ऑन छोड़कर ही गया था। यहाँ पर वो एकदम ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था। खैर बैठे बैठे वेड के दिमाग में कुछ आता है और वो कार का बोनट खोलकर वहाँ पानी ढूंढने लगता है। वेड को थोड़ा पानी मिलता है, लेकिन वो पीने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी वेड जबरदस्ती उस पानी को पीता है और ये ऐसा इसीलिए करना चाहता है ताकि वो लीसा को बचा सके। वो ऐसे पानी को पीकर लीसा के लिए यूरिन कलेक्ट करना चाहता है क्योंकि लीसा 3 दिन से प्यासी है। खैर वो यूरिन कलेक्ट करके लीसा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो चलता रहता है और रात हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे लीसा नहीं मिलती क्योंकि लीसा होप छोड़कर एक जगह पर बैठी थी और वो अपने फोन में वेड के लिए सॉरी मैसेज रिकॉर्ड करती है। और इधर वेड की हालत भी बिगड़ने लगती है उस खराब पानी की वजह से। वो लाइटर से आग जलाकर वहीं पर लेट जाता है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन अब भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अगली सुबह हो जाती है और इस जगह पर फंसे हुए उन दोनों के आज 4 दिन हो गए। खैर लीसा आगे बढ़ने लगती है, लेकिन थक हार कर वो गिर जाती है। तब वो ये नोटिस करती है कि वो एक लाइन पर गिरी थी और वो लाइन वेड ने ही बनाई थी। लीसा भी ये समझ जाती है और उसे अब एक डायरेक्शन चुननी थी। वो भी एक डायरेक्शन चुनती है और उस रास्ते आगे बढ़ने लगती है। और लीसा की भी किस्मत अच्छी थी, जिस वजह से उस रास्ते पर उसे वेड मिल जाता है। वो जल्दी से वेड के पास पहुंचती है और उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वेड अभी भी जिंदा था। वेड लीसा को अपना यूरिन देता है ताकि लीसा की जान बच जाए और वो कार तक वापस जा सके, लेकिन वेड लीसा को ये नहीं बताता कि उस यूरिन को कलेक्ट करने के लिए उसने गंदा पानी पिया था। वेड लीसा को हौसला दे रहा था और हौसला देते देते वो दम तोड़ देता है और अब लीसा काफी पछता रही थी क्योंकि वेड अब उसे दोबारा नहीं मिलने वाला। लीसा वो पूरा दिन वेड के पास ही बैठी रहती है। ऐसे ही रात हो जाती है और रात से सुबह, और अगर वो ऐसे ही बैठी रही तो वेड का सैक्रिफाइस बेकार जाएगा। वो हिम्मत करती है और यूरिन को पी लेती है। फिर वो वेड की बॉडी को छोड़कर आगे बढ़ने लगती है और किसी तरह गिरते पड़ते वो अपनी कार तक पहुंच जाती है। कार में पहुंचते ही सबसे पहले वो वेड की रिंग निकालती है। उतने में ही वो नोटिस करती है कि उनकी कार में एक सांप है और वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे खतरनाक सांप है। वो सांप लीसा के ऊपर चढ़ जाता है और वो एकदम ही शांत बैठी हुई थी। जैसे ही सांप उसके ऊपर से हटता है वो जल्दी से कार से बाहर निकल जाती है और कार का दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो वेड की दी हुई रिंग को पहन लेती है। खैर रात हो जाती है और वो अपने मोबाइल में वेड और उसकी फोटोज को देख रही थी। ऐसे ही ये रात भी बीत जाती है और अगली सुबह आती है। अब तक तो लीसा भी समझ गई है कि अब वो नहीं बचने वाली। लीसा में अब हाथ पैर हिलाने की ताकत भी नहीं बची। तभी वहाँ पर कोई आता है और लीसा को पानी पिलाता है। लीसा को वो वेड दिखाई दे रहा था, लेकिन वो कोई और थी और वो यहाँ पर आई है वेड के SOS साइन को देखकर। फिर हम देखते हैं कि वेड की बॉडी को वापस US भेज दिया गया और रिपोर्ट में ये पता चला कि उसकी मौत किडनी फेलियर की वजह से हुई थी क्योंकि वेड ने वाइपर फ्लूइड पिया था। फिर लीसा ने नर्सिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया और अब वो मिनीसोटा में रहती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।